तो बच्चों सबसे पहले हमने देखा था कि स्ट्रेस को हम सिग्मा से डिनोट करते हैं और स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है, रिस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया। अब हम स्ट्रेस को दो कैटेगरीज में क्लासिफाई कर सकते हैं। सो वी कैन ब्रॉडली कैटेगराइज स्ट्रेस एज नॉर्मल स्ट्रेस एंड शियर स्ट्रेस। तो दो क्लासिफिकेशन क्या है स्ट्रेस का, नॉर्मल स्ट्रेस एंड शियर स्ट्रेस। बच्चों नॉर्मल का मतलब तुम सबको पता है, नॉर्मल का मतलब होता है परपेंडिकुलर। नॉर्मल का क्या मतलब होता है, परपेंडिकुलर। तो बच्चों जब कभी भी फोर्स एरिया के परपेंडिकुलरली लगेगा तब जो स्ट्रेसेज आएंगी उस बॉडी में वो कैसी होंगी, नॉर्मल स्ट्रेसेज। तो मैंने यहां लिखा हुआ है कि जो फोर्स होगा दैट इज परपेंडिकुलर टू द एरिया। दूसरा केस, जब फोर्स एरिया के पैरेलल लगेगा, जैसे कि देखो इस डायग्राम में ये एरिया है और इस एरिया पे देखो फोर्स लग रहा है पैरेलल टू द एरिया। ऐसे में जो स्ट्रेसेज आती हैं बॉडी में जब पैरेलल फोर्स लगता है उन स्ट्रेसेज को शियर स्ट्रेस कह दिया जाता है। तो समझ में आया नॉर्मल का मतलब और शियर का मतलब। नॉर्मल स्ट्रेस कब होगी, जब फोर्स परपेंडिकुलरली लगेगा, और शियर स्ट्रेसेज कब आएंगे, जब फोर्स पैरेलल लगेगा सरफेस या एरिया के पैरेलल फोर्स। अब बच्चों नॉर्मल स्ट्रेसेज को हम फर्दर दो कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हैं, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस एंड हाइड्रोलिक स्ट्रेस। बच्चों लॉन्गिट्यूडनल का मतलब क्या होता है, ये बायो में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि दो तरह की बातें होती हैं। जैसे सपोज ये एक बॉडी है, ये वाली जो डायरेक्शन होती है इसको हम कौन सी डायरेक्शन कहते हैं, लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन कहते हैं, जो लेंथ के अलोंग वाली डायरेक्शन होती है। और अगर हम इस लेंथ वाली डायरेक्शन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन की बात करें तो ये डायरेक्शन क्या डायरेक्शन होती है बच्चों, ट्रांसवर्स डायरेक्शन होती है। तो बच्चों लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेसेज कब आएंगी बॉडी में, जब फोर्स किसके अलोंग लगेगा, इस लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अलोंग लगेगा, तब जो स्ट्रेसेज आती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेसेज कहते हैं। अब देखो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेसेज में दो कैटेगरी बनती है फिर से, एक होती है टेंसाइल स्ट्रेसेज और एक होती है कंप्रेसिव स्ट्रेसेज। देखो कैसे, सपोज दैट ये देखो बॉडी है तुम्हारी, इसकी ओरिजिनल लेंथ कितनी दी हुई है, लेट्स से L दी हुई है। ये दिख रहा है साइड वाला डायग्राम सबको, इज द साइड डायग्राम विजिबल टू ऑल, क्या सबको वो दिख रहा है जो साइड में बना हुआ है? ओके लेट मी, एक मिनट मैं ऐड कर रहा हूं। प्लीज आप लोग सब टाइम पे आया करिए। ठीक है, मैंने अमन को होस्ट बना दिया है। अमन अब अगर कोई आ रहा है तो आप उसको ऐड कर लीजिएगा, ठीक है? ओके चलो अब इधर फिर ध्यान दो। अब ये बताओ, ये दिख रहा है डायग्राम जो साइड में मैंने बनाया हुआ है, इज इट विजिबल टू ऑल? जल्दी से बताएं सब कमेंट बॉक्स में। अच्छा क्लियर नहीं दिख रहा है, ठीक है, मैं यहाँ पे इसका डायग्राम इस तरफ बना देता हूँ, ठीक है? वो साइड में बना हुआ है, मैं उसको इस साइड फिर से रीड्रॉ कर देता हूँ, ध्यान से देखिएगा, ठीक? अब देखिए इधर, सपोज दैट ये एक बॉडी है जिसकी लेंथ है L, ठीक है?
अब मैं इस बॉडी में देखो एक फोर्स लगाने वाला हूं, ध्यान से देखिए कुछ इस तरह से। तो ये देखिए, ये आप अगर देखो ध्यान से यहाँ पे, तो ये जो फोर्स लग रहा है वो इस बॉडी के क्रॉस सेक्शन एरिया के कैसे लग रहा है, परपेंडिकुलरली लग रहा है। इसका मतलब ये किस कैटेगरी में आ जाएगा, नॉर्मल स्ट्रेस की कैटेगरी में आ जाएगा ये क्वेश्चन। और अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो फोर्स लग रहा है ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अबाउट में लग रहा है बॉडी के। इसका मतलब ये नॉर्मल स्ट्रेसेस में कौन सा केस आ गया, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेसेस का केस आ गया। ठीक, अब अगर आप किसी बॉडी को दो फोर्स लगाते हो बाहर की तरफ, तो क्या बॉडी टेंशन में आ जाती है, बॉडी में क्या आ जाता है, टेंशन आ जाता है। इसीलिए जब इस तरह के फोर्सेस लगते हैं बॉडी को, जो बॉडी को इलोंगेट करने की कोशिश करें उसकी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अबाउट में, तब हम कहेंगे कि बॉडी में टेंसाइल स्ट्रेसेस आती है। तो जो पहला कैटेगरी है तुम्हारा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेसेस में, वो क्या है, टेंसाइल स्ट्रेस। मान लो ये जो फेस है जिससे ये फोर्स लग रहा है उसका एरिया कितना है, मान लो A। तो मैं अगर यहाँ पे टेंसाइल स्ट्रेस बताना चाहूँ कि कितनी टेंसाइल स्ट्रेस आ रही है, तो अगर मैं उसको सिग्मा T से डिनोट करता हूँ, तो दैट इज इक्वल्स टू दिस फोर्स डिवाइडेड बाय दिस एरिया। तो टेंसाइल स्ट्रेस क्या आ जाएगी, फोर्स बाय एरिया। तो फोर्स बाय एरिया आ गया। तो समझ में आया टेंसाइल स्ट्रेस सबको। अब कंप्रेसिव स्ट्रेस देखते हैं। सपोज ये वही बॉडी है जिसकी लेंथ क्या है, L है। अब मैं जो इसमें फोर्स लगाऊंगा ना, वो कंप्रेशन का फोर्स लगाऊंगा जो इसको कंप्रेस करेगा बॉडी। पहले मैंने कैसे फोर्स लगाए थे, टेंसाइल फोर्स लगाए। अब जो फोर्स लग रहा है, लेट्स से F का फोर्स लग रहा है यहाँ पे, और आपको दिख रहा होगा कि ये जो फोर्स लग रहा है ये कंप्रेस करने की कोशिश कर रहा है बॉडी। जब कभी फोर्सेज कंप्रेस करते हैं बॉडी को, तो जो स्ट्रेस आएगा इस बॉडी में वो कंप्रेसिव स्ट्रेस कहता है। ये कौन सा स्ट्रेस है, टेंसाइल स्ट्रेस। और यहां कौन सा स्ट्रेस आएगा, कंप्रेसिव स्ट्रेस। समझ में आया कंप्रेसिव स्ट्रेस कब आएगा। अब कोई पूछे बताओ कितना होगा कंप्रेसिव स्ट्रेस, तो मैं उसको सिग्मा C से डिनोट करता हूं, C फॉर कंप्रेशन। तो कंप्रेसिव स्ट्रेस बताना है तो फोर्स और जो ये एरिया है जिसपे ये लग रहा है उस एरिया से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो फोर्स बाय एरिया। तो देखो फॉर्मूला वही रहने वाला है, फोर्स बाय एरिया हमेशा स्ट्रेस निकालने का। बस कभी फोर्सेस टेंसाइल फोर्सेस की तरह बिहेव करेंगे, बॉडी को टेंशन में लाएंगे, कभी वही फोर्सेस कंप्रेस करने की जरूरत, कंप्रेस करेंगे बॉडी को, तब जो स्ट्रेस आएगी वो कौन सी स्ट्रेस आएगी, कंप्रेसिव स्ट्रेस आएगी। और कभी वही फोर्स बॉडी में शियर प्रोड्यूस करेगा, कभी यही फोर्स बॉडी में क्या प्रोड्यूस करेगा, शियर प्रोड्यूस करने की कोशिश करेगा, तब फिर कौन सी स्ट्रेस आ जाएगी, शियर स्ट्रेस आ जाएगी। बट हर एक केस में फॉर्मूला जो होगा स्ट्रेस निकालने का वो क्या होगा, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। समझ में आया बच्चों, ये दो तरह की लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस होती हैं, टेंसाइल स्ट्रेसेस एंड कंप्रेसिव स्ट्रेसेस। ठीक है बच्चों। अब मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, आप खड़े हो, आप पे ग्रेविटी लग रही है नीचे की तरफ, जिसकी वजह से आपकी बोन्स में कौन सा स्ट्रेस जनरेट हो रहा होगा, आपको बताना है। क्या वो फोर्स टेंसाइल होगा कि कंप्रेसिव होगा कि शियर स्ट्रेस होगा, बताइए। व्हाट इज द नेचर ऑफ स्ट्रेस इन योर बोन्स बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी। जल्दी बताएं कमेंट बॉक्स में कि आपकी बोन्स में जो स्ट्रेस आ रहा है वो क्या है, टेंसाइल है, कंप्रेसिव है कि शियर हो रहा है, बताएं जल्दी। अच्छा, बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं सर टेंसाइल फोर्स, टेंसाइल स्ट्रेस आ रहा होगा। बेटा आप खुद सोचो, इमेजिन जो ग्रेविटी है वो आपकी बॉडी को कंप्रेस करने की कोशिश कर रही है कि इलोंगेट करने की कोशिश कर रही है। सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, ग्रेविटी इज ट्राइंग टू कंप्रेस यू
और इट इज ट्राइंग टू इलोंगेट यू। तो बिल्कुल बच्चों, हमको ग्रेविटी कंप्रेस करने की कोशिश करती है नीचे की तरफ। हाँ बिल्कुल सही। इस वजह से हमारी जो बॉडी की बोन्स है ना, उसमें कंप्रेसिव स्ट्रेस जनरेट हो रहा है। सो आवर बॉडी इज इन कंप्रेशन, कंप्रेसिव स्ट्रेसेस है हमारी बॉडी में। इसी वजह से हमारी जो हाइट होती है बच्चों अर्थ में, वो थोड़ी सी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि हमारी जो बॉडी है वो कंप्रेशन में है। यानी आप अगर स्पेस में चले जाते हो तो आपकी जो हाइट है स्पेस में, आपकी जो लेंथ है स्पेस में, वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो अर्थ में हमेशा आप छोटे होते हो बिकॉज ऑफ द कंप्रेसिव स्ट्रेसेस इन योर बॉडी। ये बात सबको समझ में आ गई? कंप्रेशन और टेंसाइल वाला केस जल्दी से बताएं। यस सर। ओके, वेरी गुड। चलिए, तो अब हम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेसेस को समझ चुके हैं। अब देखो ये हाइड्रोलिक स्ट्रेस क्या होता है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो बच्चों, जो हाइड्रोलिक स्ट्रेस है ना, ये भी किस कैटेगरी में आ रहा है, नॉर्मल स्ट्रेस की कैटेगरी में आ रहा है। इसका मतलब हाइड्रोलिक स्ट्रेस के केस में जो भी फोर्स लग रहे होंगे वो कैसे लग रहे होंगे, एरिया के परपेंडिकुलरली लग रहे होंगे। चलो देखते हैं कि कहां पे आता है। तो बच्चों नाम में ही छिपा है हाइड्रोलिक। तो हाइड्रोलिक का मतलब लिक्विड या फ्लूइड्स। तो जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को किसी फ्लूइड में सबमर्ज कर देते हैं, तो आप सबको पता है कि जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को एक फ्लूइड में सबमर्ज करते हैं तो फ्लूइड उस पर क्या लगाता है, फोर्स लगाता है, जिसको हम थ्रस्ट कहते हैं। बेटा वो बॉयंट फोर्स दैट इज डिफरेंट कॉन्सेप्ट, वो लगता है, वो अलग कॉन्सेप्ट है। बट अपार्ट फ्रॉम द बॉयंट फोर्स, जैसे ये देखो एक ऑब्जेक्ट है, इसको मैंने इस कंटेनर में डाल दिया है, तो जो कंटेनर में लिक्विड भरा हुआ है ना, वो इस बॉडी की सरफेस पे ना चारों तरफ से क्या लगाएगा, थ्रस्ट लगाएगा, फोर्स लगाएगा। और वही थ्रस्ट पर यूनिट एरिया पे अगर तुम निकाल दोगे, उसी को क्या कहते हो, प्रेशर कहते हो। ये जो थ्रस्ट का फोर्स लग रहा है ना इस बॉडी में, तो ये थ्रस्ट लिया और डिवाइड किससे कर दिया, इस बॉडी के एरिया से डिवाइड कर दिया। तो बच्चों तुमने पढ़ा होगा ना क्लास 9 में कि थ्रस्ट अपॉन एरिया ये क्या होता है, प्रेशर होता है। इसी को क्या कहते हैं बच्चों, प्रेशर कहते हैं। तो प्रेशर किसकी वजह से आता है, थ्रस्ट की वजह से आता है। एक लिक्विड, एक फ्लूइड आप पे थ्रस्ट लगाता है, और उसी थ्रस्ट को अगर हम उस बॉडी के एरिया से डिवाइड कर दें तो यू विल गेट द प्रेशर एक्सर्टेड बाय दैट। ठीक, तो बच्चों तो ये बताओ, अगर एक लिक्विड में हमने किसी बॉडी को सबमर्ज कर दिया है और उस लिक्विड, वो लिक्विड जो है वो उस पूरी बॉडी पे थ्रस्ट लगा रहा है या प्रेशर लगा रहा है आप, तो बताओ बॉडी में क्या स्ट्रेस आएंगी, क्या बॉडी में स्ट्रेस आएगी, बताइए। लिक्विड आपको कंप्रेस करने की कोशिश कर रहा है, इट इज ट्राइंग टू कंप्रेस यू फ्रॉम ऑल द साइड्स, तो बिल्कुल आएगी स्ट्रेसेस। क्योंकि बेटा लिक्विड अगर किसी को कंप्रेस करने की कोशिश करेगा तो उसके डायमेंशन को चेंज करने की कोशिश कर रहा है, चीजें श्रिंक हो जाएंगी अंडर दिस प्रेशर। तो जब कभी भी लिक्विड की बात हो और लिक्विड की वजह से जो स्ट्रेस आता है बॉडीज में, वो स्ट्रेस कौन सा स्ट्रेस होता है, हाइड्रोलिक स्ट्रेस होता है। ओके, तो समझ में आया व्हाट इज हाइड्रोलिक स्ट्रेस, स्ट्रेस व्हिच कम्स इन ऑब्जेक्ट when the objects are submerged in a liquid or fluid। तो लिक्विड फ्लूइड में हम हाइड्रोलिक स्ट्रेस की बात करेंगे। अब बच्चों ये बात आती है कि ये नॉर्मल स्ट्रेस की कैटेगरी में क्यों आता है, why this hydraulic stress is coming under the category of normal stress। कोई बताएगा क्यों ऐसा है, सर फोर्स क्यों हम परपेंडिकुलरली लग रहा हाइड्रोलिक स्ट्रेस नॉर्मल स्ट्रेसेस की कैटेगरी में रखेंगे, बताइए जल्दी। हाँ बिल्कुल सही, आपने ये पढ़ा है क्लास 9 में कि कोई भी लिक्विड जो थ्रस्ट एक्सर्ट करता है बच्चों, वो हमेशा सरफेस पे कैसे एक्सर्ट करता है, परपेंडिकुलरली एक्सर्ट करता है।
इस वजह से जो हाइड्रोलिक स्ट्रेसेस आती हैं बॉडी में वो नॉर्मल स्ट्रेसेस होती हैं। ठीक है, इस वजह से हम हाइड्रोलिक स्ट्रेसेस को नॉर्मल स्ट्रेस की कैटेगरी में रखते हैं। ठीक, तो हो गया क्लासिफिकेशन खत्म नॉर्मल स्ट्रेसेस का। नॉर्मल स्ट्रेस में लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस और हाइड्रोलिक स्ट्रेस। फिर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस में टेंसाइल स्ट्रेस अगर टेंशन है, कंप्रेसिव स्ट्रेस अगर कंप्रेशन। और तीसरा केस हाइड्रोलिक स्ट्रेस। तो बच्चों ये नॉर्मल स्ट्रेस का केस खत्म हो गया। अब बच्चों क्या हो सकता है कि जरूरी थोड़ी है कि फोर्स हमेशा लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के लॉन्ग लगे ऑब्जेक्ट के, वो कुछ इस तरह से भी लग सकता है कि एरिया के पैरेलली लग रहा है फोर्स, टेंजेंशियली लग रहा है फोर्स। तो जब टेंजेंशियल फोर्स लगता है एरिया पे, पैरेलल फोर्स लगता है एरिया पे, तो जो स्ट्रेस आती है वो कौन सी स्ट्रेस होती है? शियर स्ट्रेस होती है। मान लो ये एक ऑब्जेक्ट है, इसके टॉप फेस का एरिया है लेट्स से कैपिटल ए, इस फेस पे मैंने फोर्स कितना लगा दिया? F का फोर्स लगा दिया। और आपसे पूछा गया बताओ शियर स्ट्रेस कितना होगा? व्हाट इज द शियर स्ट्रेस? ये हु इज प्लेइंग द सर ये म्यूजिक? गाना बजा रही थी अमन, सर। प्रियांशी लुक हुज माइक इज ऑन, जिसका भी माइक ऑन है सर, उन सबको प्रियांशी म्यूट कर दें और उसको बाहर कर दें जिसका भी माइक ऑन दिखे। जिसका भी माइक ऑन दिखता है अमन, स्ट्रेट फॉरवर्ड रिमूव देम आउटसाइड द ग्रुप। उनसे कोई पूछने की जरूरत नहीं, थोड़ा इस चीज को ध्यान दीजिए। ठीक है अमन? ठीक है, जिसका भी है प्लीज स्टॉप इट, अदरवाइज यू विल बी रिमूव फ्रॉम द चैट। चलिए ध्यान दीजिए यहाँ पे सब। ओके, तो बच्चों शियर स्ट्रेस निकालना है तो फॉर्मूला तो वही होगा बच्चों, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स अपॉन एरिया। तो देख रहे हो बच्चों, कोई भी स्ट्रेस निकालनी हो, चाहे टेंसाइल स्ट्रेस हो, चाहे कंप्रेसिव स्ट्रेस हो, चाहे हाइड्रोलिक स्ट्रेस हो, चाहे शियर स्ट्रेस हो, हर जगह फॉर्मूला वही लगना है, फोर्स बाई एरिया। सिर्फ नेचर चेंज हो जाता है स्ट्रेस। ठीक है, फोर्स बाई एरिया। तो बच्चों इस तरह से हमने डिफरेंट टाइप्स की स्ट्रेसेस को समझ लिया कि किस कैटेगरी में कौन सी स्ट्रेस आती है। अब मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, आप लोग मुझे बताइए, एक माउंटेन है, माउंटेन में जो लेयर्स है माउंटेन की, उसमें कौन सा स्ट्रेस होगा? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस होगा, टेंसाइल स्ट्रेस होगा, कंप्रेसिव स्ट्रेस होगा कि शियर स्ट्रेस होगा? माउंटेन की डिफरेंट लेयर्स जो होती हैं उसमें कैसा स्ट्रेस आता है? बिल्कुल सही, शियर स्ट्रेस होता है बच्चों माउंटेन वगैरह में। ठीक, हाँ, तो वहां पे कौन सा स्ट्रेस होता है? शियर स्ट्रेस में रहता है माउंटेन आपका हमेशा। ठीक है, वेरी गुड। चलिए, तो ये हो गया हमारा स्ट्रेसेस का क्लासिफिकेशन। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है जिसे हमें समझना है, और वो नेक्स्ट टॉपिक है हुक्स लॉ। क्योंकि बच्चों हमने देखो स्ट्रेन पढ़ लिया, हमने क्या भी पढ़ लिया? स्ट्रेस पढ़ लिया। अब मेरा एक क्वेश्चन है आप सबसे, मुझे ये आपसे जानना है, ये बताओ कौन पहले आता है? विच कम्स फर्स्ट? स्ट्रेस पहले आएगा बॉडी में कि स्ट्रेन पहले आएगा कि दोनों एक साथ आएंगे? चलिए जल्दी बताइए, हु कम्स फर्स्ट? कौन पहले आएगा, स्ट्रेस और स्ट्रेन? जो भी पहले आएगा उसको टाइप करें कमेंट बॉक्स में, जल्दी बताएं, स्ट्रेस पहले आएगा कि स्ट्रेन की बोथ कम्स टुगेदर? अच्छा, ठीक है, गुड। ठीक है, दोनों एक साथ ही आते हैं हमेशा, ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि बोथ कम्स टुगेदर। चलो अब रिलेशनशिप देखते हैं बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, कि भाई स्ट्रेस और स्ट्रेन में क्या रिलेशन है कोई, और अगर है तो वो कैसे रिलेटेड है एक दूसरे से। तो बच्चों स्ट्रेस और स्ट्रेन को रिलेट करने वाला जो लॉ है उसी को कहते हैं हुक्स लॉ, दैट इज कॉल्ड हुक्स लॉ। तो हुक्स ने ये चीज बताई थी
ओके, तो हुक्स लॉ क्या है? स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, और कंडीशन है बच्चों इसमें, और कंडीशन ये है कि विद इन द इलास्टिक लिमिट। ये है हुक्स लॉ। हुक्स ने क्या कहा कि किसी भी बॉडी में जो स्ट्रेस आती है, कोई भी स्ट्रेस हो सकती है, टेंसाइल, कंप्रेसिव, शियर, वो उस बॉडी में प्रोड्यूस होने वाले स्ट्रेन के क्या होती है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। बट कंडीशन क्या है? ये जो लॉ लगता है, दिस इज ओनली एप्लीकेबल विद इन द इलास्टिक लिमिट। किसके अंदर में लगता है? इलास्टिक लिमिट के अंदर में लगता है। तो सर बात आती है कि सर ये इलास्टिक लिमिट क्या आ गया यहाँ पर? तो इस इलास्टिक लिमिट के बारे में हम तब समझेंगे जब हम स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम को समझेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। इसलिए अभी मैं बहुत ज्यादा इलास्टिक लिमिट के बारे में आपको नहीं बता सकता। बस अभी आपको इसको याद रखना है कि विद इन द इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। अब अगर हम इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हैं यहां पर, तो एक कांस्टेंट आएगा यहां पर। लेट्स से दैट कांस्टेंट इज E. So where E is a constant of proportionality. तो अगर आप इसमें प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो फॉर्मूला बन जाता है स्ट्रेस इक्वल्स टू E टाइम्स स्ट्रेन, वेयर E इज ए कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। और इसी का एक और नाम है, दिस इज आल्सो कॉल्ड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो ये जो कांस्टेंट आ रहा है यहाँ प्रोपोर्शनलिटी वाला, इसका क्या नेम है? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी नाम है इसका। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए बच्चों हम यही तक रखते हैं, अप टू द हुक्स लॉ। अगली क्लास में हम डिफरेंट टाइप्स के मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटीज को डिस्कस करेंगे और उनके बीच के रिलेशन को जानेंगे। ठीक है, तो दैट्स द एंड फॉर द टुडेज क्लास।